नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा पर लोगों की नाराजगी भारी, आसान नहीं जीत की राह। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला, इन जगहों पर शराब रखने की अनुमति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर फंड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सुप्रिया श्रीनित ने कहा 40 से 50 हजार करोड़ कहाँ गए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। भाजपा पर लोगों की नाराजगी भारी, आसान नहीं जीत की राह। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और रैगांव, पृथ्वीपुर तथा जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पृथ्वीपुर और जोबट पर पहले कांग्रेस का और बाकी 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। सत्तारूढ़ भाजपा चारों सीटें जीतकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का आधार मजबूत करना चाहती है, लेकिन दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी काफी सतर्क है और उसे जीत की राह आसान नहीं लग रही है। शायद यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों में उपचुनाव की घोषणा में मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। आधार मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को संभवतः और वक्त चाहिए। भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा और रैगांव का दौरा भी कर चुके हैं। उधर दमोह के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस भी तैयारी में जुट गई है। पार्टी का मानना है कि लोगों में भाजपा के प्रति भारी रोष है, इसलिए सत्ता में होने के बाद भी उसे दमोह में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का दावा है कि दूसरे उपचुनावों में भी नतीजे यही होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने जनता को राहत देने के नाम पर छलावा किया है। आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से टूट चुके हैं, युवा आत्महत्या की राह अपना रहे हैं। बिजली संकट और खस्ताहाल सड़कों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। गुप्ता के अनुसार शिवराज सरकार आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ घोषणाएं करने में व्यस्त है। भाजपा 2003 के विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों के दम पर कांग्रेस को घेरकर सत्ता तक पहुंची थी, अब उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कें एक बार फिर मुद्दा बन गई हैं। ग्वालियर चंबल में बाढ़ और बारिश से पुल पुलिया बह जाने, बिजली के भारी भरकम बिल और बढ़ती महंगाई के मुद्दे कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला, इन जगहों पर शराब रखने की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतलबंदी, बिक्री या आयात निर्यात होता है तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा, मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिन्हित भाग ही सीलबंद किया जाएगा, न कि संपूर्ण परिसर। इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी। प्राविधान के तहत अनाज एथनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेक पोस्ट से ही आने जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी, इसमें डिजिटल लॉक लग जाएगा। अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलेक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित करेंगे। प्रथम अपराध के लिए जमानत के लिए धारा 436 के प्रावधान लागू होंगे। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी, जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। बता दें कि अब तक शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता रहा है, लेकिन इस कानून के प्रभावी होने के बाद व्यवस्था बदली रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर फंड पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सुप्रिया श्रीनित ने कहा 40 से 50 हजार करोड़ कहाँ गए। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर्स फंड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सवालिया लहजे में कांग्रेस ने पूछा और साथ ही पीएम केयर्स फंड का लेखा जोखा भी मांगा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में आए 40 से 50 हजार करोड़ रुपए कहाँ गए। कांग्रेस ने पूछा कि ये पैसे गुप्त क्यों रखे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने पूछा कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, इस कारण यह आरटीआई में नहीं आता है। पीएमओ ने कोर्ट में बताया कि किसी महामारी या आपातकाल जैसी स्थितियों में लोगों की मदद के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाई कोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह राहत कोष भारत सरकार के अधीन नहीं है।
यह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसमें आने वाली राशि भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जमा की जाती है। बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर वकील समित गंगवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकारी फंड घोषित किया जाए। इस याचिका में उन्होंने यह भी कहा था कि इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अंडर में लाया जाए। हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस फंड को प्रधानमंत्री के नाम पर शुरू किया गया है और उसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हैं, ऐसे फंड पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद में 7 जगह चक्का जाम करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। जिले में किसान 7 जगह चक्का जाम करेंगे। भाकियू के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी और प्रवक्ता बबलू जटौली ने बताया कि मेरठ पौड़ी हाईवे पर छोटा मवाना पुलिस चौकी के पास और बहसूमा NH58 पर सिवाया टोल प्लाजा, मेरठ करनाल मार्ग पर नानू गंगनहर पुल और दबथुआ, मेरठ बागपत रोड पर जानी और मेरठ दिल्ली रोड पर परतापुर तिराहा पर चक्का जाम किया जाएगा। बाजार बंद कराने के लिए व्यापारियों से अपील की जाएगी। कर्मचारी संगठन भी मोर्चा के साथ भारत बंद के समर्थन में आ गए हैं। कर्मचारी संगठनों के सहयोग से सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। दौराला मिलगेट पर गन्ना इंडेंट प्रक्रिया सुधरवाने की मांग को लेकर भाकियू नेताओं ने उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र से मुलाकात की। संजय दौरालिया ने बताया कि दौराल शुगर मिल गांवों के सेंटरों पर तो रोजाना गन्ना इंडेंट जारी करता है, लेकिन मिलगेट पर 3 से 4 दिन में इंडेंट जारी करता है। इसे आगामी पेराई सत्र में सही कराया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ऐतिहासिक होगी प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, धीरज गुर्जर। जी हां दोस्तों, यूपी में कांग्रेस सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जमीन से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाएगी। 29 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ में आयोजित प्रतिज्ञा रैली से चुनावी शंखनाद करेंगी। उक्त बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कही। धीरज गुर्जर जिले में राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की 29 सितंबर को वैशाली मैदान मेरठ में होने वाली रैली की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। धीरज गुर्जर ने कहा, मेरठ के वैशाली मैदान पर होने वाली प्रियंका गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की नींव रखेगी। मेरठ में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। प्रदेश सचिव डॉक्टर शोएब, प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ओमवीर यादव, सचिव मुकेश यादव ने विचार रखे। जिलाध्यक्ष शयोपाल सिंह ने कहा कि बुलंदशहर से 5000 से अधिक लोग प्रतिज्ञा रैली में पहुंचेंगे। हर घर नल का जल योजना में घोटाले का आरोप, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को मिला करोड़ों का ठेका। जी हां दोस्तों, बिहार में एक नया घोटाला सामने आया है। इस बार ये घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से संबंधित है, जिनके गृह जनपद कटिहार में राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना से संबंधित करीब 53 करोड़ के ठेके उनके बेटी और साले के कंपनियों को दिए गए। भाजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी है कि ये ठेके जब वो विधायक थे तब मिले और उप मुख्यमंत्री बनने के पूर्व पूरा कर लिया गया। बिहार सरकार की इस योजना के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है। इस मामले को पूर्व में सार्वजनिक करने वाले पूर्व मंत्री और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम प्रकाश महतो का कहना है कि जब भी इससे संबंधित शिकायत की गई तो बिहार पुलिस द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता था। हर घर नल का जल योजना का हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से हर घर नल का जल योजना का काम हुआ है तब से नल में पानी नहीं मिल रहा, तो कहीं नल का पाइप टूटा हुआ है। हर ग्रामीण की यही शिकायत है कि काम इतना घटिया हुआ कि नल है तो जल नहीं, टंकी बना तो पानी नहीं। काम करने वाले उस समय के स्थानीय विधायक और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सुनने को तैयार नहीं। विभागीय आंकड़े के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की बेटी और साले और कई स्टाफ की कंपनियों को कुल 53 करोड़ के ठेके मिले और उसका तर्क यह दिया जा रहा है कि उनका टेंडर में सबसे कम रेट था। वहीं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। वो अब पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद ने कोई सफाई नहीं दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर भूतपूर्व हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, चुनावी समर में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश ने योगी सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम ही बदला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाते बनाते योगी खुद ही भूतपूर्व हो जाएंगे। अखिलेश ने एक ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा हुआ करार कि उद्घाटन से पहले ही पड़ गई दरार।
काम के नाम पर इन्होंने केवल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम ही बदला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर स्वयं पूर्व मतलब भूतपूर्व हो जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास के लिए ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने। इसके लिए किसानों को तैयार किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। प्रियंका गांधी की रैली के लिए ये होगा माइक्रो प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां आयोजित करने जा रही है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर पहुंचेंगी, जहां की रैली को विशाल रूप देने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। क्या है यह माइक्रो प्लानिंग, देखिए विशेष रिपोर्ट। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। रैली सफल करने को लेकर कानपुर में 8 जिलाध्यक्षों के साथ 2 राष्ट्रीय सचिवों की बैठक हुई, जिसमें रैली के माइक्रो प्लान पर चर्चा हुई है। तय किया गया है कि जनसभा में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने में कांग्रेसी अभी से कमर कस ले। चुनावी मोड में आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी 23 अक्टूबर को कानपुर में होने जा रही जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें 8 जिलों के कार्यकर्ता और नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। रैली को लेकर राष्ट्रीय सचिव सभी जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और टिकट के दावेदारों को जनसभा में कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा। कांग्रेस के आला नेताओं ने साफ कर दिया है कि रैली को सफल बनाकर जनता के बीच चुनावी माहौल बनाया जाए। कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय सचिवों की मौजूदगी वाली इस बैठक में लखनऊ के दोनों जिलाध्यक्षों ने भी शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और तौकीर अहमद ने एक चीज की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के स्वागत से लेकर मंच तक की तैयारी भव्य होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जनता के बीच जाए। कांग्रेस की ताकत को दिखाने वाली इस रैली में सभी जिलाध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसी आधार पर टिकट मांग रहे लोगों को आलाकमान टिकट देगा। हालांकि रैली का स्थल अभी तय किया जाना बाकी है, लेकिन जीआईसी मैदान, हलीम मुस्लिम कॉलेज, निराला नगर ग्राउंड और शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में जनसभा की जा सकती है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस कानपुर को केंद्र बनाकर आसपास के जिलों को साधने की जुगत में है। प्रियंका गांधी 8 जिलों कानपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण के साथ कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और उन्नाव में कार्यकर्ताओं के जरिए वोटरों को पार्टी के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश भी इस रैली के जरिए करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया खुलासा, कब करेंगे किसके साथ गठबंधन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल तथा शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। मंगलवार शाम एक निजी समाचार चैनल के मंथन 2021 कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, जैसे महान दल हैं, संजय चौहान का दल है तथा और भी दलों से बातचीत हो रही है। वे भी सपा के साथ आएंगे और हम सब मिलकर लड़ेंगे। सीटों के बारे में भी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके साथ भी होगा। कुछ चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में पूछने पर अखिलेश ने कहा कि उन्होंने 403 सीटों पर यह कुछ ऐलान किया है। उन्होंने अपनी कुछ सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ किसी गठबंधन के सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो पहले वो कौन से काम होंगे जो किसानों के लिए किए जाएंगे, तब अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी ने पहले भी किसानों के लिए काम किए हैं। पहला फैसला कि जो ये काले कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए पास हुए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा फैसला यह होगा कि मंडी नेटवर्क में अगर कहीं असुविधा है तो उनको दूर करके और तकनीक का इस्तेमाल कर नए तरीके से लाएंगे ताकि किसानों को उनका स्थान मिल जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार जनता तैयार है कि वो प्रदेश में प्रगतिशील सरकार बनाए और जो सरकार बने वो राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जाए। प्रगतिशील सरकार उसको मानेंगे जो आधारभूत ढांचे पर काम करें। आज राज्य में जो एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहे हैं, पुरानी सरकार ने शुरू किए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
कोवैक्सीन पर पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला या अमेरिका कर रहा भारतीयों में भेद, सोशल मीडिया पर उठा सवालों का बवंडर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए आज रवाना हो गए। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उनके अमेरिका रवाना होने के साथ ही सोशल मीडिया पर सवालों का बवंडर उठ गया। कोई पीएम को लेकर ये कह रहा है कि उन्होंने देश से झूठ बोला, तो कोई अमेरिकी की नीतियों पर सवाल उठाने लगा। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार मसला क्या है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज 1 मार्च से हुआ था। पीएम मोदी ने सुबह सुबह एम्स पहुंचकर भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई थी। अमेरिका ने कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी। ऐसे में अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है और अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी, तो फिर पीएम मोदी कैसे अमेरिका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। पीएम मोदी के अमेरिका रवानगी के साथ ही सवाल उठने लगा कि क्या पीएम मोदी ने कोवैक्सीन ही लगवाई है। अरमान नाम के यूजर्स ने खुद के बायो में कांग्रेस कार्यकर्ता लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या पीएम मोदी ने सच में कोवैक्सीन ली है। अमेरिका ने सिर्फ उन लोगों को देश में आने की अनुमति दी है जिसने WHO से अप्रूव वैक्सीन ली हो। मोदी केवल अमेरिका की यात्रा तब कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने कोविशील्ड या फाइजर ली हो। तो क्या मोदी ने भारत को फिर से बेवकूफ़ बनाया। रिया नाम की एक और यूजर सवाल करती हुई लिखती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या पीएम मोदी ने कोवैक्सीन नहीं ली। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टैग करके सवाल पूछा है कि ये अमेरिका की भेदभाव वाली नीति है। अगर पीएम मोदी को वैक्सीन लेकर अमेरिका में एंट्री कर सकते हैं तो बाकी भारतीय क्यों नहीं। ऐसे और भी तमाम यूजर्स ने अमेरिका पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये भेदभावपूर्ण नीति है।